हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी पहली वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया गया है CH3, CO, CH2, 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 CH3। तो आपसे बोला गया है कि इसमें से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पे जो हेटेरो एटम आपको दिख रहा है वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, यानी अगर आपको हाइड्रोकार्बन की चेन में कोई कार्बन या फिर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम दिखे तो वो हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा हेटेरो एटम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन की चेन के बीच में, यानी हाइड्रोकार्बन की चेन के बीच में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये क्या किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और कार्बन के इस साइड एक चेन है और इस साइड एक चेन है। इसका मतलब ये कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, कीटोन। ठीक, तो ये हमारा है कीटोन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में जुड़ा होता है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, किससे, कार्बन से। और कार्बन के एक साइड किसी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, जैसे इस साइड क्या है, मिथाइल है, और दूसरी साइड क्या है, यहाँ पे हमारा ब्यूटाइल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया कीटोन। बी वाला पार्ट देखिए, CH3, CH2, CH2, COOH, यानी यहाँ पे हमारे हाइड्रोकार्बन चेन के लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है COOH। तो आप बताइए ये क्या है, हमारा आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ये जो डैश है ये डिनोट करेगा हाइड्रोकार्बन की चेन को, यानी इस साइड हाइड्रोकार्बन की चेन है और हाइड्रोकार्बन के एंड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यानी COOH। ठीक है, सी वाला देखिए, CH3, CH2, 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 CHO, यहाँ पे लास्ट में हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO, यानी ये है हमारी लॉन्ग चेन, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, यहाँ पे जो एल्डिहाइड होगा ये कैसे जुड़ा होता है, ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा कि इसमें ये जो कार्बन है इससे डबल बॉन्ड इस तरीके से जुड़ा होगा और यहाँ पे हमारा H रहेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। डी वाला देखिए, CH3, CH2OH, यहाँ पे लास्ट में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कोहल। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ इज़ इथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। आप जानते हैं जो इथीन होता है हमारा, ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, इथेनॉल से। तो आपको वही बताना है कि जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है आपको वो बताना है कि हम कैसे इथेनॉल से बना सकते हैं इथेन को। तो इथेन के बनाने का जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराते हैं। डिहाइड्रेशन यानी कि उसमें से हम H2O यानी वाटर को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसका रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा C2H5OH। यहाँ पे क्या है हमारा, C2H5OH हमारा इथेनॉल। इसको हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है हमारा वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये हमारे कुछ कंडीशंस हैं कि आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना है, साथ में टेम्परेचर होना चाहिए 160 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि यहाँ पे से H2O रिलीज़ होगा। तो अगर हम यहाँ से H2O को रिलीज़ करें तो ये हमारा OH हो गया, और इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो C2H4 होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बना, हमारा इथेन बना, साथ में यहाँ पे निकलेगा हमारा वाटर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है तो आप बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रिमूवल ऑफ वाटर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर दूसरी तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें हम अल्कोहल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। ठीक, तो आपको ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी लिथल। लिथल यानी डेंजरस टू लाइफ। कमेंट, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम मिथेनॉल को स्मॉल क्वांटिटी में भी इंटेक कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। रीज़न बताइए। तो ये जो मिथेनॉल होता है हमारा, ये अल्कोहल होता है। जब आप इसको इनगल्फ करेंगे यानी आप जब इसका इंटेक करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे लीवर में जाता है और वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब ये मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पे हमें मिला क्या, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे मिथेनॉल से मिथेनॉल बन जाता है जो कि रिएक्ट करता है हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं उनके कंपोनेंट से, जिसकी वजह से ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, जब ये प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, इसी वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। और इसका सबसे डेंजरस जो इफ़ेक्ट होता है हमारा वो ऑप्टिक नर्व्स पे होता है। तो जैसे ये मिथेनॉल हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ऑप्टिक नर्व्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो इसको एक बार लिख के समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, मिथेनॉल इज़ वेरी पॉइजनस बिकॉज इट इज़ ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल, यानी यहाँ पे अल्कोहल से बन जाता है क्या, हमारा एल्डिहाइड इन द लीवर। मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल एंड कॉज प्रोटोप्लाज्म टू गेट कोगुलेट। कोगुलेट आप समझ रहे हैं, जैसे अगर हम एग को उबालते हैं यानी बॉईल करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जो एग होता है वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। यानी अगर आप एग को जो अनबॉइल्ड है उसको आप ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है वो रिलीज़ होता है। लेकिन जब आप उसको बॉईल कर देते हैं तो उसका जो लिक्विड मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म होगा हमारा वो कोगुलेट होने लगता है। इसी वजह से इसके काफ़ी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे ड्रास्टिक जो होता है हमारा वो ये होता है कि इसका इफ़ेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व्स पे, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। यानी अगर कोई पर्सन जो मिथेनॉल गलती से ले रहा है, इनगल्फ कर ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो मिथेनॉल हम बनाते ही क्यों हैं, तो क्या होता है, अल्कोहल जो होता है हमारा वो काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। तो उसके ओवर कंजप्शन को बचाने के लिए क्या हम करते हैं, उसमें कुछ अमाउंट में हम ऐड कर देते हैं मिथेनॉल को, ताकि इसका कंजप्शन रुक सके। ठीक, वहीं अगर किसी को जानकारी नहीं है और इनगल्फ कर लिया है उसने मिथेनॉल को, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे लिए मिथेनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, नेम द गैस इवॉल्व्ड एंड आल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। हमें ये बोला गया है कि जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं सोडियम से तो हमें एक गैस मिलती है। आपको उस गैस का नेम बताना है और साथ में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो देखिए हमारे पास क्या है, इथेनॉल है यानी 2 कार्बन वाला अल्कोहल है C2H5OH। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा H है वो रिलीज़ हो जाएगा, ये माइनस पार्ट हो जाएगा और ये हमारा प्लस पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो मेटल होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, हमारे इथेनॉल के साथ। तो यहाँ पे ये जो होता है हमें मिलता है C2H5O नेगेटिव, और यहाँ पे जो सोडियम है वो इससे कंबाइन कर लेता है और बना लेता है सोडियम इथॉक्साइड। तो ये क्या है हमारा, सोडियम इथॉक्साइड। फिर इसके साथ एक जो गैस रिलीज़ होती है, आप बता सकते हैं कौन सी है। यहाँ पे बचा गया हमारा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो गैस रिलीज़ होगी वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमें इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस देखने को मिलता है। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से सोडियम 2 हो गया। और यहाँ पे हम अगर 2 लिख देंगे तो ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमारा सभी क्वेश्चन का जवाब मिल गया। यहाँ पे हमें बोला गया था कि जब इथेनॉल और सोडियम रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो आंसर है हाइड्रोजन गैस। इसका हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना था तो वो भी हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इथीन इज़ फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल एट 443 केल्विन इज़ हीटेड। यहाँ बोला गया है इथीन बनता है जब हम इथेनॉल को इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपसे बोला गया है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसका रोल क्या है,
क्यों हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन में, और साथ में हमें इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन हम किसे बोलते हैं, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और जो ये डिहाइड्रेशन कराता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल से जब इथीन बनता है तो आप देख रहे हैं कि जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो यहाँ पे इथेनॉल पे अगर आप काउंट करें तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या हुए हैं, लूज़ हुए हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, जब ये हाइड्रोजन 2 लूज़ हुए हैं, साथ में यहाँ से ऑक्सीजन भी हटा है, इसका मतलब ये कि ये H2O बन के बाहर निकलेगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हुआ है, कि वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ है, यानी H2O का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमारा एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है अल्कोहल के इथेनॉल के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका केमिकल इक्वेशन भी हमें लिखना है था। तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल है, आप इसको कंडेंस्ड करके C2H5OH भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन के टेम्परेचर को देंगे, ये इसकी अप्रोप्रिएट कंडीशन है रिएक्शन को कराने के लिए। फिर क्या होगा, यहाँ पे H2O रिलीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH2, यानी ये हमारा है इथीन, और साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कार्बन जो कि बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 से, ये हमारा जो कार्बन होता है ये ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल होता है, उसका एक एलिमेंट है। ठीक, तो ये क्या लिखा है, इज़ नोन टू फॉर्म कंपाउंड विथ मेनी एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो अपने ही सेम एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। साथ में ये दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम के साथ मिलके बहुत से तरह के कंपाउंड बना सकता है। तो इतनी बातें तो हम जानते हैं। क्वेश्चन देखिए, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड विथ। आपको ये बताना है कि जब कार्बन और क्लोरीन का जो रिएक्शन होगा, जो कि क्लोरीन बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 से, ठीक है ना, तो आपको इसी का एक एग्जांपल बताना है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। बनते तो बहुत से कंपाउंड हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल बताना है। फिर ऐसे ही आपको बताना है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, जो कि ऑक्सीजन किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 16 से, तो उसका भी आप एक एग्जांपल दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि क्लोरीन के केस में आप लोगों ने 4th चैप्टर में एक पढ़ा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। वहाँ पे क्या होता है, CCl4, यानी कि जो हमारा क्लोरीन होता है, जब एक्सेस में हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है। तो ये हमारा हो गया। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो वो भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड ही तो है, मॉलिक्यूल ही तो है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन और क्लोरीन की, तो सबसे पहले आपका ये काम है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2,4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6। फिर यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसी से आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। तो इसका हो जाएगा 2,8,7, यानी यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, इसकी शेयरिंग कर लेगा। और यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है, तो वो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, कार्बन। तो आप जानते हैं कि इनके बीच का क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन यहाँ पे चाहिए कितने, हमें 4। तो यहाँ पे हमारे पास होंगे 4 क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोरीन फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड विथ कार्बन। यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख लीजिएगा आप कि कार्बन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो क्लोरीन है एक्सेस में लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि क्लोरीन एक्सेस में लेना है। अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में नहीं लेते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3Cl। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 क्लोरीन जुड़ जाएगा कार्बन से और बना लेगा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CCl4। आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 कार्बन अगर हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
Cl, Cl, Cl और Cl। यहाँ पे क्लोरीन के आप 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड ड्रॉ कर लीजिएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक। और कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा किसका एग्जाम्पल, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल, ठीक। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,6। फिर क्या करेंगे हम, ये क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विथ कार्बन। यहाँ पे कार्बन और O2 ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो कार्बन उसकी वैलेंसी कितनी थी, 4, यानी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो 1 2 3 4, 2 इसके साथ किस में जाएंगे, शेयरिंग में जाएंगे, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को हमने बताया भी है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो डबल है। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के टोटल 14 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, और उसी वीडियो में हम इसके सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप को डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा बचा रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।